हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट जो होने वाली है ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें आकार आईएएस की टेस्ट को हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो एसएमजी की टेस्ट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको प्यार दिया है, देखा है। कहीं ना कहीं आप लोग के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, बनाने में खुशी होती है। एक चीज और भी ध्यान रखना है कि हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट, और इस ऐप को डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज भी लॉन्च किए गए हैं यहाँ पर इस ऐप पर, आप वो भी जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। साथ में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जो है फोन भी लगा सकते हो। और करंट अफेयर्स का सेशन आपके एग्जाम पीडिया और परीक्षा नाम वीडियो बन चुकी है पूरी पूरी किताब की, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन पर लौटते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, मतलब कि वन होना अनिवार्य मैंडेटरी बताया गया है। तो आप कहेंगे जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 है उसने कहा है कि देश के 33% भाग पर, 33% भाग पर जो है वनों का होना अनिवार्य जो है बताया गया है। एक क्वेश्चन छोटा सा आप लोगों से मैं यही कमेंट करके पूछ लेना चाहता हूं कि भारत में अभी ऐसे कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं जहां पर 33% वन पाए जाते हैं या 33% से ज्यादा है। ये कमेंट में करके जो बताएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन आप लोग के उसी में निकल कर सामने आ जाएगा, जब जितने पता है वो कितने नहीं है, 33% को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, हालांकि एक छोटा सा क्लू दे देते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 66% जो है रखा गया है मृदा अपरदन को रोका जा सके। ठीक है, तो 33% जो है अनिवार्य राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत कहा गया है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले क्रमशः 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जहां सबसे ज्यादा वनावरण देखने को मिलता है उन 4 राज्यों की बात की जा रही, कौन से हैं? तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप के बाद मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश। आप कहेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये एरो जिस साइड को मुंह खुला होता है उस सामने वाली चीज को दर्शाता है कि वह पर ज्यादा या बड़ा है। ठीक है, लक्षद्वीप पहले नंबर पर है, मिजोरम दूसरे नंबर पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पर, अरुणाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है। लक्षद्वीप में लगभग 90% के आसपास, मिजोरम में 84% है, अंडमान निकोबार में 81% है और अरुणाचल प्रदेश में 79% के आसपास है। भारत में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहां पर है? भारत में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी, ये भी याद कर लो। नेक्स्ट आता है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भाग पर वनावरण पाया जाता है? तो 2023 के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत में जो भौगोलिक क्षेत्रफल वनावरण है 21.76% भाग पर जो है वनावरण पाया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 42.3% के आसपास। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा? गुजरात। गुजरात में 23.2% पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर आएगा आंध्र प्रदेश, वहां पर 8.8% पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 16 वन, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि 16 वन भारत के किस क्षेत्र की विशेषता है? भाई 16 वन भारत के किस क्षेत्र की विशेषता है? आप कहेंगे पश्चिमी घाट की विशेषता है। कौन सा? जो वेस्टर्न घाट वाला है वहां पर 16 वन देखने को आपको मिलता है। और ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु के जैसे नीलगिरी, पालनी, अन्नामलाई हिल्स में, केरल के इडुक्की, मुन्नार क्षेत्र में, कर्नाटक के कुर्ग, चिंगमंगलूर, बाबा बुदन पहाड़ियों में जो है आपके पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है आते हैं, जिन्हें 16 वन जो है कहा जाता है स्थानीय रूप से, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है? तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है तो अपना प्यारा मध्य प्रदेश राज्य तेंदुपत्ता का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है। एक ऐसा वृक्ष है जिसे पर्यावरण के लिए आतंकवादी नाम दिया जाता है। क्या कौन सा कहेगा? यूकेलिप्टस। भाई पानी को सोख लेता है बहुत बुरी तरह। ये यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी के रूप में जो संज्ञा दी जाती है। पानी को जो जल अवशोषण की क्षमता है बहुत बुरी तरीके से है जो है सोख लेता है। जो जहां पर भूजल, जैसे ये पेड़ लगा हुआ है, बहुत लंबा पेड़ होता है, अब यहाँ पर जो पेड़ लगा होता है भूजल स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि आसपास की मिट्टी जो है बंजर होती दिखने लगती है। तो पर्यावरण को आतंकवादी कहा जाता है यूकेलिप्टस को।
कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है? तो मैग्नीज के लिए आपका मध्य प्रदेश जाना जाता है। जिस तरीके से तेंदुपत्ता के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से मैग्नीज को भी भारत का सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस खनिज को भूरा हीरा या भूरा कोयला भी कहा जाता है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसे भूरा हीरा या भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट खनिज को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। एंथ्रेसाइट तो बहुत बढ़िया मात्रा में बढ़िया होता है कोयला, लेकिन लिग्नाइट आपका भूरा हीरा या भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है। कोरापुट उड़ीसा है, उड़ीसा में है। किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? तो कोरापुट में बॉक्साइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और यहाँ पर 74% के आसपास जो है बॉक्साइट पाया जाता है। भारत में सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हट्टी खदानें किस राज्य में है? हट्टी खदानें सोना उत्पादन के लिए जानी जाती हैं और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? प्रत्येक 2 वर्ष पर, है ना। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा छोटा है। 2023 में जो अभी हाल ही में 2023 वाली रिपोर्ट लाई गई है, वह जो है कौन सी नंबर की है? 18वीं वन रिपोर्ट थी, ध्यान रखिएगा। और हर 2 साल में इसको जारी जो है किया जाता है। मलाजखंड तांबा खदान भौगोलिक स्थिति एवं महत्व के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मलाजखंड तांबा खदान के बारे में कहा जा रहा है, तो यह खदान मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बेहर तहसील में है, करेक्ट है। यह एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की तांबा की खदान के रूप में जानी जाती है, करेक्ट है। मलाजखंड खदान भारत के कुल तांबा भंडार का लगभग 100% नहीं 100% नहीं है, 70% हिस्सेदारी रखती है। तो तीसरा गलत है, जबकि पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? अरे बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट। पढ़ना ही नहीं है पूरा क्वेश्चन। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम के खनिज के तौर पर जाना जाता है। और उत्पादन में बात करें तो गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र जो है मानी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो आदर्श वाक्य है, हर खेत को पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये दोनों आदर्श वाक्य माने गए हैं, करेक्ट है। यह योजना केवल भूजल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह योजना को उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है, जल उपयोग को दक्षता बढ़ाना है, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देना है, जल स्रोतों को संरक्षण प्रबंधन करना है। हम कहेंगे दूसरा तो गलत लिखा है, केवल लगेगा तो ये गलत है। यह योजना में तुरंत सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत वाटर सेट प्रबंधन कार्यक्रम जैसी पुरानी योजनाओं का विलय जो है किया गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन रहेगा, जबकि दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत था। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये भी बात आ जाती है, कब चालू की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 को इसको जो है शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में तालाब सिंचाई सर्वाधिक प्रचलित क्यों है? क्यों प्रचलित है भैया? यहाँ की चट्टानी धरातल नहरें खोदने के लिए अनुपयुक्त है, मतलब इन्हें धरातली चट्टानों को खोदा नहीं जा सकता है, इसलिए तालाब सिंचाई के माध्यम से वहां पर जो है सिंचाई को किया जाता है। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा लिंक परियोजना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। कैबिनेट ने 2021 से मंजूरी दे दी है। कैन बेतवा लिंक परियोजना भारत की मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना को लाभ होने वाले राज्य कौन से हैं? सरदार सरोवर परियोजना से एक तो मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है, दूसरा गुजरात राज्य को लाभ मिलता है, तीसरा महाराष्ट्र को लाभ मिलता है और कुछ तो आपको राजस्थान को भी लाभ मिलता है। हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात की जा रही है, किस स्थान पर करेवा भू आकृति पाई जाती है जिसे केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अब जैसे केसर नाम आया दिमाग में होना चाहिए, कश्मीर हिमालय के लिए प्रसिद्ध है। केसर की खेती कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, करेवा भू आकृति इसके लिए जानी जाती है, ठीक है। भारत के स्थानांतरित कृषि क्षेत्रीय नामों का विचार करना है, मतलब कि सीधी ये बात की जा रही है कि भारत में स्थानीय कृषि की जाती है, ये नाम लिखे स्थानीय नाम और किस राज्य में क्या कहा जाता है इसकी बात की जा रही है। कौन से ऑप्शन यहाँ पर सम्मिलित है? जैसे झूम उत्तर पूर्वी भारत में कही जाती है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कुमारी पश्चिमी घाट में कही जाती है, ये भी सही लिखा है। पोडू उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कही जाती है, करेक्ट लिखा है। वोल्टे की बात, वोल्टे मध्य प्रदेश में तो नहीं कही जाती है, वोल्टे मध्य प्रदेश में नहीं की जाती है, जबकि मध्य प्रदेश में जो कही जाती है उसको क्या कहते हैं? बेबार कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबार कहते हैं। दूसरा नाम दहिया कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में बेबार दहिया के नाम से कही जाती है, वोल्टे नहीं कही जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, भारत में मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है? भाई भारत में जो मिश्रित कृषि होती है क्या तात्पर्य होता है? भाई फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी करना मिश्रित कृषि कहते हैं। एक ऐसे याद कर लो, मिश्रित कृषि में फसल की जाती है प्लस
पशुपालन किया जाता है। अब आपको याद नहीं हो जाएगा, भूलोगे नहीं। मिश्रित कृषि में दो फसलों की बात नहीं की जा रही है, पशुपालन और फसल दोनों साथ की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं। पशुपालन का मतलब रहता है डेयरी पालन कर रहे हो, मुर्गी पालन कर रहे हो, ये चीज होती है। कौन सी फसल रबी की फसल जो है नहीं है? इन चारों में बात किया रबी की फसल कौन सी नहीं है? सरसों रबी की है, गेहूं भी रबी की है, चना भी रबी का है। धान की बात क्या है? धान एक खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है, ना कि आपकी रबी की फसल है, वर्षाकालीन फसल है। भारत में दालों के उत्पादन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? दालों के उत्पादन पर विचार की जाए, भारत जो है दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। मतलब कि हम उपजाऊ भी करते हैं, उत्पादन भी करते हैं, और हम प्रयोग भी खूब कर लेते हैं, खा भी लेते हैं। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है यहाँ दालों की खेती के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात ठीक है, नमी की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारत में मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा दलहन का उत्पादक राज्य है। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो तीनों ही सही है, तो हम कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में जायद मौसम की फसलें कौन सी हैं? भारत में जायद मौसम की फसलों की बात की जा रही है तो तरबूज, खरबूजा, खीरा और सब्जियां, ये सभी आपकी जायद फसलों के अंतर्गत जो है आती है। अप्रैल जून के बीच में उगाई जाती है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजना के संबंध पर विचार करें, और यहां पर कह रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में किसके लिए कह रहा है? जैविक कृषि के लिए। अब ये भूलना नहीं है हमें, है ना। जैविक कृषि को ध्यान में रखकर हमें सभी पॉइंट पढ़ना है। परंपरागत कृषि योजना का क्लस्टर आधारित एक दृष्टिकोण के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा जो है देती है। क्या ये सही है? हम कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल केवल सिक्किम में लागू है। अब देखो, केवल सिक्किम में लागू है, ये चीज इसने क्या कर दी, हाईलाइट कर दी है, जबकि केवल सिक्किम के अलावा और भी राज्यों में लागू है ना। तो आपका ऑप्शन कहेंगे मिजोरम में है। 8 राज्यों में प्रॉपर, कितने राज्यों में? 8 राज्यों में है। 8 राज्यों में अगर बात किया तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम का नाम आ जाता है, असम के बाद मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आपका नागालैंड, सिक्किम, ये आपके 7 जो राज्य यहाँ पर लागू है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए सहभागी गारंटी प्रणाली और जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, 2 प्रमुख प्रणालियां कार्य कर रही हैं। ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन रहेगा 1 और 3 सही है, दूसरा गलत था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मतलब इन चारों में गलत ऑप्शन पूछ रहा है, कौन सा है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के बारे में। चलिए बात की जाए तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई गलत है, पहला ही गलत है। क्योंकि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात किया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान राजस्थान राज्य के जोधपुर में स्थित है, और यह ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है, ना कि शुष्क वाले। तो पहला गलत हो गया, है ना। तो पहले जो गलत है वही सही हो जाएगा। यह संस्थान जोधपुर में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। यह मरुस्थलीकरण नियंत्रण पर शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है, सही है। इसके द्वारा थार मरुस्थल अनुशुष्क क्षेत्रों की समस्या समाधान आधारित तकनीकें विकसित जो है की जाती है, करेक्ट है। तो BCD सही लिखा है, जबकि ए ऑप्शन गलत था। भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से किस राज्य में होता है? भाई मूंगा रेशम के उत्पादन की बात की भारत में एक असम ऐसा राज्य है जहां पर मूंगा रेशम का उत्पादन जो है किया जाता है। ध्यान का विश्व प्रसिद्ध है, और GI टैग भी यहाँ पर जो है दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया कर लीजिएगा। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है जिसका नाम UPSC नट है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको लग रही है, आप उनको देख पाओगे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, प्ले स्टोर से सर्च करते हो UPSC नट। हरित क्रांति के दौरान अपनाए गए पैकेज टेक्नोलॉजी में कौन से क्या शामिल है? तो हरित क्रांति के दौरान कुछ अपनाए गए पैकेज टेक्नोलॉजी में क्या चीज शामिल जो है की गई है, इसकी बात की जा रही है। आप कहेंगे उपज वाले बीज, बिल्कुल ठीक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, ये भी ठीक है। सुनिश्चित सिंचाई, बिल्कुल ठीक है। भूमि सुधार, नहीं, हरित क्रांति में उस समय भूमि सुधार नहीं किया गया था। 1, 2, 3 जो है हम कहेंगे करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, चावल की सघनता प्रणाली के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा सही है? चावल की सघनता प्रणाली, चावल में कम पानी और कम बीजों की आवश्यकता होती है, करेक्ट है। मीथेन उत्सर्जन में कम करने में सहायक चावल है, ये भी सही है। दूसरी हरित क्रांति के प्रमुख तकनीक को माना जाता है, करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा डी वाला, तीनों ऑप्शन यहां पर भी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, शून्य जुताई कृषि का मुख्य लाभ क्या होता है? भाई शून्य जुताई, है ना, जीरो जो आपकी जुताई कृषि होती है उसका लाभ पूछ रहा है। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाना नहीं पड़ता, उन्हें ही खेत में रहने दिया जाता है, उसे शून्य जुताई कृषि कहते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, और ऐसे क्वेश्चन याद कर लिया करो, बहुत एग्जाम में आते हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस रणनीति का हिस्सा है? आप कहेंगे दूसरी हरित क्रांति और सतत कृषि का हिस्सा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की बात किया तो 2015 में जो है की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान कब लागू होता है? तो कब लागू होता है? जब राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में असमर्थ हो तब आपका क्या होता है? खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान लागू किया जाता है। जब असमर्थ हो जाए तब, उसके पहले नहीं। गोल्डन राइस एक आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है। इसे किस कमी को दूर करने के लिए बनाया गया है? भाई आपको पता होगा गोल्डन राइस एक नई आनुवंशिक है ना, 2-3 फसल को इंटीग्रेटेड करके उसको आपका बनाया जाता है ना, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। गोल्डन राइस को किस कमी से दूर करने के लिए बनाया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा विटामिन ए की कमी के लिए बनाया गया है। विटामिन ए की जो कमी होती है उस कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस का उपचार किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर विचार कर रहा है कि यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधानों को कम करने के लिए शुरू की गई थी। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है ना, 2020 के आसपास। इसे जनवरी 2024 में सरकार ने योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। नहीं, जनवरी में नहीं बढ़ाया है, बल्कि जनवरी 2024 में योजना 5 सालों के लिए जमीन तौर पर बढ़ा। बिल्कुल ठीक बात, पहला और दूसरा सही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज के लिए न्यूनतम मूल्य देना पड़ता है। नहीं, न्यूनतम मूल्य जो है शून्य कर दिया था। क्या कर दिया था? 0 कर दिया था। तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा यहाँ पर सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रवास के संदर्भ में प्रतिकर्ष कारक का क्या अर्थ होता है? भाई प्रवास के संदर्भ में बात कर रहा है कि प्रतिकर्ष कारक का क्या संबंध है? तो वे कारक जो लोगों को अपना निवास छोड़ने पर मजबूर करते हैं उन्हें प्रतिकर्ष कारक के रूप में जाना जाता है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है नकारात्मक कारण। प्रवास के नकारात्मक कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, शब्दों पर भी थोड़ा कभी कभी खेलना पड़ता है। क्या होता है? नकारात्मक कारण, उसे हम प्रतिकर्ष कारक के रूप में जानते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला एकमात्र राज्य नागालैंड राज्य है। ध्यान रखिएगा, नागालैंड राज्य है जहां पर नकारात्मक वृद्धि दर की गई है। कहां कितनी? 0.58% की यहां पर जो है कमी देखने को मिली है। जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति क्या दर्शाती है? जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति 15 से 59 वर्ष की जो आयु जनसंख्या का उच्च अनुपात होता है वह दर्शाती है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है, लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में 91.8% आपकी साक्षरता देखने को मिलती है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है 2011 की जनगणना के अनुसार? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन नहीं है, ये हलवा है, हलवा जैसे हम खा लेते हैं। तो बताइए 16.5, 17.5, 18.5 या 20%? पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितनी जनसंख्या का प्रतिशत निवास करता है? कमेंट करके बताना है, याद रखना है, कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूएम कौन सा है? सबसे ज्यादा और सबसे कम? तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली है। और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार में है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिशत की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? भाई गोवा, कौन नहीं जाना चाहता है गोवा, है ना। गोवा राज्य जो है सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य की श्रेणी में आता है। यहाँ पर 62.2% जो है आपके सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या या नगरीय राज्य देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा। भारत में जनगणना नगर की परिभाषा को क्या शामिल नहीं है? जनगणना नगर की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, ये जनगणना नगर में आता है। कम से कम 75% पुरुष कार्यशील जनसंख्या, गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, ये भी जनसंख्या नगर में आते हैं। जनसंख्या घनत्व कम से कम 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ये भी आता है। वहां नगर पालिका या नगर निगम होना अनिवार्य है। भाई अनिवार्य नहीं है ना, वैधानिक नगर हो सकता है, वैधानिक नगर हो सकता है, जबकि वहां अनिवार्य नहीं है। हम कहेंगे डी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर कितना माना जाता है? भाई 2.1। जो कुल प्रजनन दर का प्रतिस्थापन स्तर है 2.1 माना जाता है। ध्यान रखिएगा, TFR जो कहता है कि TFR के अनुसार 2.1 होना चाहिए। किसके? TFR के अनुसार जो है 2.1 होना चाहिए। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो मध्य प्रदेश राज्य है। ध्यान रखिएगा, है ना।
जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश और भारत की 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 में कितना अंतर है। बात कर रहा है कि एमपी में और इंडिया में जनसंख्या जो वृद्धि दर हुई है, उस जनसंख्या वृद्धि दर में कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो मध्य प्रदेश की दर भारत से 2.6% क्या है, अधिक है। बी ऑप्शन सही रहेगा। मध्य प्रदेश की दर भारत से 2.6% क्या है, अधिक है। प्रति शहरीकरण की प्रक्रिया क्या दर्शाती है। भाई प्रति शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या दर्शाती है। आप कहेंगे लोगों को बड़े शहरों से वापस छोटे कस्बों या ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाना प्रति शहरीकरण की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। जैसे आप मुंबई दिल्ली में रहते हो और आप अपने गांव जा रहे हो लौटकर, तो प्रति शहरीकरण के रूप में आएगा। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष घोषित की गई थी। 1976 में, 1976 में पहली जनसंख्या पॉलिसी को लाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 2000 में अपनाई गई थी। ठीक है। कौन सी जनसंख्या वितरण की विशेषता भारत में सर्वाधिक सटीक बैठती है। जनसंख्या वितरण की विशेषता, तो उपजाऊ मैदानों में उच्च घनत्व एवं अनुपजाऊ क्षेत्रों में न्यूनतम घनत्व पाया जाना जनसंख्या वितरण की विशेषता को सबसे अच्छा सटीक रूप में माना गया है। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों की दिशा सामान्यतः क्या होती है। पूरब से पश्चिम होती है। इतना क्या दिमाग लगाना है। कैसी होती है, जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आते हैं दिशा कैसी होती है, पूरब से पश्चिम की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप जोन 5 के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। भूकंप जोन 5 के अंतर्गत उत्तर पूर्वी भारत और कच्छ का रण जो है आपके भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है। दक्कन का पठार अपेक्षाकृत जो है जोन दूसरे में आता है। कौन सा आता है, जोन जो है सेकेंड में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का उद्देश्य है भूमि जल पशुधन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विकास करके पारिस्थितिक संतुलन का बहाल करना। यह सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। हिमालय क्षेत्र में बार बार होने वाले भूस्खलन का प्रमुख प्राकृतिक कारण नहीं है। क्या प्राकृतिक कारण नहीं है, भारी वर्षा कारण है, विवर्तनिक हलचल भी कारण है, ग्लेशियर का पिघलना भी कारण है। जबकि सड़क का निर्माण और अवैज्ञानिक विकास कार्य करना इस भूस्खलन का जो है कारण नहीं माना जाता है। प्राकृतिक कारण में नहीं माना जाता है, मानवीय कारण में माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आंख की क्या विशेषता होती है। भाई चक्रवात में आपने देखा हुआ आंख बनती है, उसकी विशेषता क्या होती है, वहां आकाश साफ रहता है और हवा शांत होती है। अगर आप सीधे आंख पर जाकर खड़े हो जाओ ना तो आपको कुछ नहीं होगा, आकाश साफ होगा, हवा शांत रहेगी, कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आंख की जिसे दीवार कहते हैं, सबसे ज्यादा तबाही आंख की दीवार पर देखने को मिलती है। जो पास में होता है ना उसे आंख की दीवार कहते हैं, सबसे ज्यादा तबाही मिलती है। चक्रवात फैनी जिसने उड़ीसा को प्रभावित किया था, यह नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। चक्रवात फैनी आपका मई 2019 में आया था और इसका नामकरण की बात करें किसके द्वारा, तो बांग्लादेश के द्वारा फैनी नाम जो है दिया गया था। फैनी का अर्थ क्या होता है, सांप का फन या फन, सांप का फन फैनी का नाम होता है, ध्यान रखिएगा। कृषि सूखा किसे कहते हैं। भाई कृषि सूखा कैसे कहते हैं, जब मिट्टी में नमी इतनी कम हो जाए कि फसल जीवित ना रह सके, इसे कृषि सूखा के रूप में जाना जाता है। पानी से नहरों से सिंचाई न की जा सके, नमी खत्म हो जाए, फसल ही मरने लगे, तब उसे कृषि सूखा कहते हैं। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। हैदराबाद में स्थापित किया गया है। 2004 में इसकी स्थापना जो है की गई थी, ध्यान रखिएगा। ये पूर्व में सूचना जो है प्रदान कर देता है। चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है क्वेश्चन की, सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 30 का संबंध किससे है। देखो अभी अपडेटेड क्वेश्चन है। सेंडाई फ्रेमवर्क जो है 2015 से 30 का संबंध जो है किससे है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। ये ऑप्शन करेक्ट है, आपदा से जोखिम न्यूनीकरण से है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना भारत सरकार के द्वारा किसके सहयोग से चलाई जा रही है, विश्व बैंक के सहयोग से। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना को भारत सरकार जो है चला रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम कितना होना चाहिए। भाई उष्णकटिबंधीय चक्रवात के अगर निर्माण करना है तो समुद्र की सतह का तापमान कितना कम से कम होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तब जो है आपका निर्माण हो पाता है किसका, चक्रवात का। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की बात किया है, आप कहेंगे केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। कौन से, केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा सूखे की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले एसपीआई सूचकांक का पूर्ण रूप क्या है। भाई क्या हो सकता है नाम, कोई बता सकता है। अच्छा बताइए क्या नाम हो सकता है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चनों में हमने पहले भी आपको टेस्ट सीरीज पढ़ाई है तो उसमें आया है। एसपीआई का क्या नाम हो सकता है बताइएगा, है ना। ए बी सी डी में कौन सा सही है बताइए।
2020 में विशाखापत्तनम में हुए एलजी पॉलीमर गैस रिसाव के लिए कौन सी जहरीली गैस जिम्मेदार है? भाई कौन सी गैस की बात करी है? एलजी पॉलीमर गैस रिसाव जो विशाखापत्तनम में हुआ था, उसकी जहरीली गैस के लिए कौन सी जिम्मेदार है, जो कि मई 2020 में हुआ था? आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा? स्टाइरीन गैस जिम्मेदार है। लिख देता हूं, याद कर लो, स्टाइरीन गैस जिम्मेदार है विशाखापत्तनम में एक एलजी पॉलीमर गैस रिसाव के कारण हुआ था, जिसे हम C4H8 कहते हैं। C8H8, सॉरी माफी चाहता हूं, C8H8 के नाम से जो है इसको जाना जाता है। और प्लास्टिक रबर बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ज्वलनशील तरल पदार्थ माना जाता है। भारत भोपाल के स्थित राजधानी से कौन सा है? MIC, जिसे मिसाइल आइसोसाइनेट कहा जाता है। खैर, भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की जो गर्मी होती है तो भाई उच्च तापमान होती है, उच्च आर्द्रता होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्टूबर की गर्मी कहते हैं। एक तरीके से उमस उमस का महीना भी कहते हैं, अक्टूबर हीट के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। सबसे ज्यादा अक्टूबर के महीने में आपने देखा होगा सितंबर अक्टूबर में कि शरीर चिपचिपाता सा रहता है, उमस हो जाती है ना। चलिए क्वेश्चन आता है इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे भारतीय नीनो भी कहा जाता है, सकारात्मक चरण पर का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक चरण है इंडियन ओशन डाइपोल का, तो भारतीय नीनो कहा जाता है। इस पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह मानसून को और तीव्र करने में सहायक हो जाता है, अच्छी वर्षा होगी भारत में। ये सबसे ज्यादा इंडियन ओशन डाइपोल के सकारात्मक होने पर परिणाम जो है देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? भाई तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है उसका प्रमुख कारण क्या है? आप कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून जो है आपके तमिलनाडु में वर्षा के प्रमुख कारण है। तो लौटते हुए आपकी मानसून की हवाएं हुई, आप समझ सकते हैं, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता प्राप्त जो है कर लेती है। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल और असम में होने वाली विनाशकारी तूफानों को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से इसे जाना जाता है। गर्मियों के महीने में जो बंगाल असम में विनाशकारी तूफान होते हैं उसे हम काल बैसाखी के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि चाहिए जो होती है विनाशकारी, ये चाय, जूट और आपके चावल की खेती के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? अल नीनो के बारे में, है ना। अल नीनो क्या है? पहले तो एक गर्म समुद्री जलधारा है, पेरू के तट पर हम्बोल्ट जलधारा को अस्थायी रूप से प्रतिस्थापित करती है, जिसे अल नीनो के नाम से जाना जाता है। 3 से 7 साल के अंतराल पर पेरू के तट पर जो है प्रकट होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात की जाए शीतकाल में भारत के पश्चिमी विक्षोभ को लाने में कौन सी पवन ज्यादा प्रणाली मदद करती है? भाई शीतकाल में भारत की जो पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जो पवन है वह पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, जो कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ को लाने के लिए सबसे ज्यादा मदद जो है प्रणाली करती है। जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर क्या संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? तो फसलों को पकने में समय कम होना है, उपज में गिरावट होती है, एक तो ये कारण है। खरपतवार कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, एक दूसरा कारण ये है। मौसमी प्रतिरूप में अनिश्चितता देखने को मिलती है, तीसरा। तो हम कहेंगे चारों ही कारण आपके जलवायु परिवर्तन का भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव करने के लिए जाने जाते हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC कब शुरुआत की गई थी? 2008 में शुरुआत की गई थी, है ना। 2008 में इसकी शुरुआत को किया गया था। नेक्स्ट आता है कि विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे हम ISA इंडियन सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? भारत में ही है, जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। ये गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर जो है बना हुआ है। गुरुग्राम मतलब हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म किस राज्य में है? सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म तमिलनाडु राज्य में है। इतना क्या सोचना है, जिसकी क्षमता की बात किया तो 1500 मेगावाट बताई जाती है, इससे भी ज्यादा है, हालांकि 15 मेगावाट से भी ज्यादा है। ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में मणिकरण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, पूर्वा घाटी जो कि लद्दाख में, किस प्रकार की ऊर्जा के प्रसिद्ध जाने जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में मणिकरण हो, या फिर आप कह सकते हो लद्दाख में पूर्वा घाटी हो, इन दोनों ही को आपके भूतापीय ऊर्जा के लिए जो है जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है रखा गया है? तो ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है, आजादी के 100 वर्ष पर। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह मध्य प्रदेश राज्य में है, विंध्याचल ताप विद्युत गृह है ना। विंध्याचल ताप विद्युत गृह है, सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। पंचामृत रणनीति
जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने COP26 ग्लासगो में की थी। भारत ने 2030 तक कितनी जैव गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का जो है लक्ष्य रखा हुआ था? तो भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा का क्षमता का जो लक्ष्य है पंचामृत रणनीति के तहत 500 गीगावाट का लक्ष्य जो है रखा था। कितना? 500 मेगावाट की बात नहीं हो रही है, 500 गीगावाट की बात जो है की जा रही है, जिसमें से भारत 50% से ज्यादा पूर्ण जो है कर चुका है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है ना। किस में पाया जाता है? सूर्य में पाया जाता है। चलिए बात की जाए, निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करो। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये, और किस किस राज्य में है ये तो बात ठीक ही है, लेकिन उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले क्या आएगा? नरोरा। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे ऊपर पड़ेगा। फिर काकरापार जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश से थोड़ा नीचे गुजरात में है। फिर कहाँ है? कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है, ये आपके गुजरात से नीचे। और फिर कुडनकुंडलम की बात किया तो आपकी ये तमिलनाडु पर है, तमिलनाडु में है, जो कि सबसे नीचे है दक्षिण में। तो आपका ऑप्शन यहां पर 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहां पर है? 1 3 2 4 पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोयले का वर्गीकरण में कार्बन की मात्रा के आधार पर अवरोही क्रम बताइए। देखो जो आपका कोल होता है ना, कोयला होता है, इसमें कह रहा है कि सबसे अच्छी कौन सा कोयला होता है और सबसे खराब कौन सा। तो एंथ्रेसाइड जो कोयला होगा आपका सबसे अच्छा कोयला माना जाएगा। एंथ्रेसाइड कोयले में लगभग 80 से 95% तक जो है कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। फिर आता है दूसरे नंबर पर बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले में 60 से 80% तक कोयला जो है पाया जा सकता है। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले में 40 से 55% तक जो है आपकी कार्बन की मात्रा मिलती है। और फिर आता है अंतिम में पिट कोयला, जिसमें बात किया तो 40% से कम प्रतिशत की मात्रा मिलती है कार्बन की। तो बी ऑप्शन आपका सही है, एंथ्रेसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गैस हाइड्रोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? गैस हाइड्रोजन के बारे में तो ब्लू आइस या फायर आइस भी कहा जाता है। गैस हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रेट्स को गैस हाइड्रेट्स के बारे में ब्लू आइस या फायर आइस कहा जाता है। करेक्ट है। ये समुद्र की तलहटी में उच्च दाब और निम्न तापमान पर बनते हैं, ये भी सही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है इसके विशाल भंडार के संकेत मिले हैं, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन सही है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में भारी जल का उपयोग जो है मंदक एवं शीतलक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का संबंध किस से है? सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रही है तो कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की क्षमता को बढ़ाने से सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का संबंध माना जाता है, जिससे CO2 का उत्सर्जन कम होता है। लोकटक झील इंपोर्टेंट है, सभी को याद होगा है ना। लोकटक झील किस राज्य में है? जो अपनी तैरती हुई फुमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किस राज्य में है? भाई मणिपुर राज्य में है ना। ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। मणिपुर राज्य में है, जहां पर लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है कही जाती है। ताजे पानी की झील है। यहाँ पर केबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी पाया जाता है। कौन सा है? केबुल लाम जाओ, क्या है ये? नेशनल पार्क है जो पाया जाता है, और जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर ही संगाई हिरन भी पाए जाते हैं। ध्यान रखो, संगाई हिरन, डांसिंग डियर भी इसे कहते हैं। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की नदियों के संदर्भ में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती के द्वारा डेल्टा ना बनाकर, इसका मुख्य कारण क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है, इसका मुख्य कारण क्या है? एस्चुरी बनाती है, क्योंकि ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, इनमें गाद की कमी पाई जाती है, इसलिए डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण जो है करती है। अब यहाँ पर भी एक विंध्याचल हो जाएगा, यहाँ पर सतपुड़ा हो जाएगा। अब ये दो घाटियों से बहकर भी कौन सी बह रही है? नर्मदा बहती है। और ये आपकी जो सतपुड़ा के नीचे ताप्ती जो बह रही है, तो इसके नीचे भी आप देखोगे तो अजंता देखने को मिल जाएगी। तो दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण गाद का इकट्ठा नहीं कर पाती हैं, जिससे क्या होता है? डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सा एक लैगून झील का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है? तो चिल्का लैगून झील का उदाहरण है, वेम्बनाड भी लैगून झील का उदाहरण है, पुलिकट भी है। जबकि पेरियार की बात किया तो लैगून झील का उदाहरण जो है पेरियार झील नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित हिमालयी चोटियों को पश्चिम से पूरब में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूरब, तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सी आएगी? सबसे पहले पश्चिम में नंदा देवी आएगी, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसके बाद धौलागिरी आएगी। धौलागिरी कहाँ पर है? नेपाल मध्य में है, ध्यान रखिएगा, नेपाल के मिड में है। फिर इसके बाद आपका आ गया कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। फिर आएगा नामचा पर्वत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। तो 2 4 3 1 3 है ना, 2 4 1 3 सही होगा। तो ऑप्शन आएगा 2 4 1 3, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ सहायक नदियां हैं और दूसरी तरफ मुख्य नदी है। ऐसी कौन सी मुख्य नदी है जो सहायक नदी से मिलती है? तो जैसे बात की जाए तबा जो है कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती
गोदावरी की सहायक नदी है, शिवनाथ महानदी की सहायक नदी है और मूसी कृष्णा की सहायक नदी है, याद कर लो। चंबल के बीहड़ का निर्माण किस प्रकार के मृदा अपरदन से परिणाम है? तो चंबल के बीहड़ निर्माण जो है अवनलिका अपरदन का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है, जिसे उत्खात भूमि के रूप में जाना जाता है। कौन सी? उत्खात भूमि भी जो है कहा जाता है। और मुरैना और भिंड जिला दो ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है मृदा अपरदन या अवनलिका अपरदन के कारण। परियोजना है और नदी है, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? जैसे बात की है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध महानदी पर है। टेहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर है। भागड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षेत्रीय हिमालय है और इनकी सीमा है। जैसे क्षेत्रीय हिमालय की बात की जाए तो पंजाब हिमालय को सिंधु सतलज नदी सीमा बनाती है। कुमायूं हिमालय की सतलुज काली से नदी सीमा बनाती है। नेपाल हिमालय की काली से तिस्ता नदी सीमा बनाती है। असम हिमालय की तिस्ता से दिहांग नदी सीमा बनाती है। तो हम कहेंगे चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है कि अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदियां किस प्रकार की अपवाह प्रतिरूप का निर्माण है? अपवाह प्रतिरूप आपने सुना होगा, जैसे अरि है ना, वृक्षानुमा, इस तरीके से। तो अमरकंटक से जो आपकी नदियां निकलती हैं किस अपवाह का निर्माण के रूप का जानी जाती हैं? तो अमरकंटक से तो नर्मदा नदी निकलती है जो कि पश्चिम की ओर बहती है, सोन नदी निकलती है उत्तर की ओर बहती है, और एक जोहिला नदी निकलती है। सबसे पहले तो इन्हें बात किया है तो किरणनुमा या अरि अपवाह का उदाहरण के रूप में माना जाता है। हिमालय की संरचना में मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो श्रेणियों के अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे हम MCT भी कहते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहद हिमालय को, मतलब कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग नहीं करता है। बृहद हिमालय को लघु हिमालय, मध्य हिमालय से अलग करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो MCT जो है आपका, MCT बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, ध्यान रखिएगा। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पूछा जाए तो MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, फॉल्ट है। मेन बाउंड्री फॉल्ट है या थ्रस्ट है, ध्यान रखिएगा। और शिवालिक और उत्तरी मैदान के बीच में अगर पूछा जाता आप कहेंगे HFF है, HFFF है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दक्कन के पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कॉफी के फसल के लिए ब्लॉसम सॉवर किस राज्य में महत्वपूर्ण है? कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? मान लो ये आपकी कर्क रेखा है और ये आपकी नदी है। कौन सी नदी है? एक यहां काटा, एक यहां काटा, आपकी ये हो जाती है कर्क रेखा और ये हो जाती है नदी आपकी माही नदी। कौन सी हो जाती है? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा एक तो केरल को जोड़ता है, दूसरा तमिलनाडु राज्य को जोड़ने वाला दर्रा है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भाई सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो आप इनमें से कहेंगे अजंता जो है केवल एक ही राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में फैली है, जबकि अरावली कई राज्यों में फैली है, सतपुड़ा भी और सह्याद्री भी। केवल एक ही पर्वत श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में फैली है, आपकी अजंता केवल महाराष्ट्र राज्य में फैली है। तो इस टेस्ट सीरीज से हमने अपने 100 क्वेश्चनों को पूर्ण कर लिया है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी तरह नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आएगी हमारी, एक दिन में कोशिश कर रहे हैं 2 टेस्ट सीरीज आना स्टार्ट हो जाए, इंपॉर्टेंट है। साथ में हमारा ऐप जो आ चुका है UPSC नेट, इस ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ज्वाइन करना नहीं करना एक तो वो तो बात की बात है। तो आज के लिए धन्यवाद।